हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरगुन सिंह और आज हम लोग हमारे विस्टास के 4th चैप्टर द एनिमी को अच्छे से एनालाइज करेंगे। इसके सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और वर्ड्स को देखते चलेंगे और इसे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ स्माइल। सो फ्रेंड्स, अगर अब हम इस चैप्टर की थीम के बारे में बात करें तो यहां पर हमें एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है ह्यूमन वैल्यूज और पेट्रियोटिज्म के बीच। हम देखते हैं कि कैसे एक जापानीज डॉक्टर एक अमेरिकन सिटीजन को ट्रीट करते टाइम डिलेमा फेस करता है। वो कंफ्यूज होता है कि वो अपनी ड्यूटी ह्यूमैनिटी के प्रति रखे या फिर अपने स्टेट की जापान के प्रति। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब हमें यहां पर डॉक्टर सदाओ होकी के हाउस के बारे में बताया है, जो एक नैरो बीच के ऊपर स्क्वायर स्टोन हाउस है, जिस बीच के आसपास बहुत सारे बेंट पाइन्स हैं। अब डॉक्टर होकी कहते हैं कि अपने बचपन में मैंने उन सारे पाइन्स को क्लाइंब किया हुआ है, जैसे साउथ सीज के लोग करते हैं कोकोनट्स के लिए। वो बताते हैं कि कैसे मेरे फादर मुझे उन आइलैंड्स पे ले जाते थे जो उस सी को पार करके हैं, और कहते थे कि ये आइलैंड्स जापान का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो डॉक्टर होकी, जो एक छोटे बच्चे थे, वो अपने फादर से पूछते थे इनोसेंस में कि कैसे फादर, ये हमारा फ्यूचर कैसे डिफाइन करेंगे। तो उनके फादर कहते थे कि यहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये स्टेपिंग स्टोन्स बनेंगे हमारे सक्सेस के। अब ऑथर हमें बताते हैं कि सदाओ के जो फादर थे, उनका प्राइम कंसर्न सदाओ की एजुकेशन था और वो बहुत ही सीरियस पर्सन थे। वो कभी भी उनके साथ खेलते नहीं थे, उनके साथ जोक नहीं करते थे, और इसीलिए 22 की एज में उन्होंने सदाओ को अमेरिका भेज दिया सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सब कुछ सीखने के लिए। और 30 की एज में सदाओ वापस जापान आए, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और सर्जन बन के। उनके फादर ने अपने बेटे की यह सक्सेस अपनी डेथ से पहले देख ली। अब सदाओ एक साइंटिस्ट के तौर पर एक ऐसी डिस्कवरी पे काम कर रहे थे जहां पर वो वुंड्स को कंप्लीटली क्लीन कर देते थे। इसीलिए शायद उन्हें ट्रूप्स के साथ वॉर के टाइम नहीं भेजा गया। और साथ ही साथ जो ओल्ड जनरल था, वो भी एक मेडिकल कंडीशन से जूझ रहा था, इसीलिए डॉक्टर सदाओ को वहीं पर जापान में रखा गया। ओशन से क्लाउड्स उठ रहे थे और पिछले कुछ दिनों की अनएक्सपेक्टेड वार्मथ की वजह से जो पूरा आइलैंड था वो फॉग और मिस्ट से ढकने वाला था। तो सदाओ कहते हैं कि मैं अंदर जाकर अपनी वाइफ हैना और अपने 2 बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। सदाओ ये सोच ही रहे थे कि डोर ओपन हुआ और उसकी वाइफ हाना बाहर आई। उसने अपने किमोनो के ऊपर डार्क ब्लू हेरोई पहना था, और तभी सदाओ को ध्यान आया कि कैसे अमेरिका में उसे हाना मिली, और उसने सबसे पहले इस बात की श्योरिटी की कि ये जापानीज है उससे प्यार में पड़ने से पहले, कि कैसे उसके फादर एकदम स्ट्रिक्ट थे प्योर रेस जापानीज के लिए। वो कहते हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे हाना ना मिलती तो मेरा क्या होता। हुआ क्या था, बेसिकली उनके एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हार्ले, जो सारे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा, कुछ काइंड करना चाहते थे। तो उन्होंने सबको अपने घर डिनर पे बुलाया, और ऑथर कहते हैं कि कैसे मैंने नियरली मिस कर दिया था वहां जाना, क्योंकि वो रूम्स इतने छोटे थे और फूड इतना बुरा था खाने में, और खास करके जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत ज्यादा बोलती थी। पर मैं वहां पर गया और मुझे हाना मिली, एक और स्टूडेंट जो न्यू थी। सदाओ अपने शोल्डर पे हाना का हैंड महसूस कर सकते थे, और वो फीलिंग उन्हें इमेंस प्लेजर दे रही थी। उनकी शादी को इतने साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे, पर फिर भी वो हैप्पी थे। वो कहते हैं कि हमने जल्दीबाजी में अमेरिका में ही शादी नहीं की, बल्कि वो जापान वापस आए सारी पढ़ाई खत्म करके, और उनके फादर ने हाना के घर पर रिश्ता भेजा और प्रॉपर ओल्ड फैशन जापानीज वे में उनकी शादी हुई। उन दोनों ने आपस में सारी बातें पहले ही क्लियर कर ली थी, पर फिर भी वो बहुत हैप्पी थे उस मैरिज से। और उसी टाइम अचानक से सदाओ और हाना को मिस्ट में से एक आउटलाइन दिखी।
उन्होंने जब तक उसकी तरफ ध्यान दिया वो एकदम से डिसअपीयर हो गई। हाना ने कहा हु वॉज दैट, और वो दोनों वरांडे की रेलिंग में लीन हुए और देखा, और तभी उन्हें अचानक से एक बंदा दिखा जो अपनी नीज और हैंड्स पर चल के उनकी तरफ आ रहा था। तभी सडाओ ने बताया कि ये एक फिशरमैन हो सकता है, क्योंकि आसपास के आइलैंड्स के लोग फिशिंग करते हैं। शायद ये अपनी बोट से वॉश अवे होकर किसी तरह यहां पहुंच गया, और ये वाला आइलैंड इतना रॉकी है, इतनी बुरी तरीके से रॉक से कवर्ड है कि ये इस टाइम बहुत टॉर्न कंडीशन में है, बहुत वुंडेड होगा, जख्मी होगा। जब वो उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि उसकी एक साइड ऑलरेडी ब्लड में स्टेन्ड थी और वो वुंडेड था। उन्हें पता चला कि उसने टॉर्न गारमेंट्स पहने हैं और एक कैप पहनी है, और उसका फेस टर्न करने पे उन्हें दिखा कि ये एक वाइट मैन है। वो थोड़ा सा घबरा गए। उसके येलो हेयर थे और उसके फेस को, जिसे ऑथर ने टॉर्चर्ड बताया है, येलो बियर्ड ग्रो कर रही थी। तभी सडाओ की फिंगर्स अपने आप उसकी वुंड पे गई जो उसके राइट साइड पे लोअर एंड की तरफ थी, बैक पे, और देखा कि ये एक गन शॉट की वुंड है जो इन रॉक्स की वजह से दोबारा खुल गई। हाना ने कहा कि ये बंदा बुरी तरीके से ब्लीड कर रहा है, और डॉक्टर सडाओ ने नेचुरल वे में वहां जो मॉस पड़ी थी, ग्रास पड़ी थी, उससे उसकी वुंड को कवर कर दिया और ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। वो बंदा हल्का सा मौन किया पर जागा नहीं, और तभी डॉक्टर सडाओ ने उसकी कैप पर पड़ा यूएस नेवी, और उन्हें श्योर हो गया कि ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। उन दोनों के बीच डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि इस वाइट बंदे का हम क्या करेंगे, और उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम इसे ऐसे ही सी में फेंक देंगे, क्योंकि अगर हमने इसे पुलिस को दिया तो ये मर जाएगा, क्योंकि ये वुंडेड है। पर ना डॉक्टर सडाओ से ना हाना से किसी से भी उसे फेंका नहीं जा रहा था, क्योंकि वो वुंडेड था। उनका कहना था कि ये एक कंप्लीट मैन होता तो हम ये चीज जरूर कर देते। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे घर में ले जाते हैं। पर फिर सर्वेंट्स का क्या, उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उनके लिए डिसाइड हुआ कि उन्हें वो लोग कहेंगे कि जब तक हम इसे पुलिस को नहीं देते तब तक हम इसे घर में रख रहे हैं। हाना ने कहा कि हमें अपनी पोजीशन का और बच्चों का ध्यान रखना है। उसके बाद वो दोनों उस अमेरिकन मैन को, जो कि बहुत ही हल्का था, एक पैसेज के थ्रू अपने अंदर वाले बेडरूम में ले गए, जो सडाओ के फादर का था, जिनकी अब डेथ हो चुकी थी। उस रूम में सब कुछ प्योर जापानीज था, उस ओल्ड मैन को प्लीज करने के लिए। वहां पर उन्होंने उस अमेरिकन मैन को लेटा दिया, और हेजिटेटिंगली हाना ने प्योर व्हाइट सिल्क के ब्लैंकेट से उसे ढक दिया। डॉक्टर सडाओ ने कहा कि इसे वॉश करना पड़ेगा, तो हाना ने कहा कि हम सारे सर्वेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं, मैं यूमी को करती हूं, और सडाओ ने कहा मैं बाकी सारे सर्वेंट्स को करता हूं। फिर वो दोनों सारे सर्वेंट्स को इन्फॉर्म करने गए, तो यूमी नर्सरी में बच्चों के साथ थी, जहां पर से हाना उसे दूसरे रूम में लेके गई और सारी बात बताई। और ओल्ड गार्डनर, जो कि हाउसकीपर भी था, उसने कहा मास्टर शैल नॉट ट्रीट दिस अमेरिकन मैन। वो बड़ा ही सुपरस्टिशियस बंदा था। उसने कहा जो चीज गन ने करनी चाहिए और फिर रॉक्स और सी ने करनी चाहिए, अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो बहुत बुरा होगा। तो हाना ने बड़े ही कंसिडरेशन के साथ उसे कहा कि मैं तुम्हारे मास्टर को यह बात बता दूंगी। फिर हाना यूमी को नीचे ले गई और उस अमेरिकन मैन को वॉश करने के लिए कहा, तो यूमी ने रिफ्यूज कर दिया बड़ी ही स्टबर्ननेस के साथ। थोड़ी सी बहस हुई, नोकझोंक हुई, तो फिर हाना ने कहा कि तुम जाओ, मैं ये खुद वॉश कर लूंगी। और शायद इसी गुस्से के कारण वो अकेली रह पाई उस अमेरिकन मैन के साथ उस कमरे में, और उसने उसे वॉश करना स्टार्ट कर दिया। जब हाना ने उसका फेस वॉश किया तो उसने देखा कि वो एक बहुत ही फाइन टेक्सचर का ब्लॉन्ड मैन रहा होगा बचपन में। हाना ने उस अमेरिकन मैन की आगे वाली बॉडी अच्छे से साफ कर दी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे टर्न करके उसकी वुंड को अच्छे से साफ करे। तो उसने सोचा मैं डॉक्टर सडाओ को आवाज लगाती हूँ। उसने बड़ी सॉफ्टली डॉक्टर सडाओ को आवाज लगाई और वो वहां पर आ गए। उन्होंने अपना कोट पहना और अपने ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स उसमें डाले। तो हाना ने उनसे पूछा कि क्या आप फाइनली ऑपरेट कर रहे हो? तो उन्होंने नॉड किया। डॉक्टर सडाओ ने कहा
कि तुम इसे टर्न करने में मेरी हेल्प करो और मैं इसे अच्छे से साफ करता हूँ। और हाना ने हेल्प करी और उन्होंने उसकी वुंड को अच्छे से साफ करना शुरू कर दिया और अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उसकी बॉडी पे काम करना शुरू कर दिया। तो हाना को एक थॉट आया कि क्या एक्चुअली इन्हें फर्क भी पड़ता है कि अमेरिकन है या फिर ये एक जापानीज बंदा है, या फिर ये सिर्फ उस बॉडी पे अपना एक्सेलेंट वर्क करते हैं, अपनी उस स्किल का अच्छे से यूज करते हैं। डॉक्टर सडाओ ने वुंड को एग्जामिन किया और देखा कि बुलेट अभी भी अंदर थी और कहा कि अगर ये रॉक्स की वुंड ज्यादा नहीं है तो मैं बुलेट बाहर निकाल लूंगा। उन्होंने हाना से कहा कि तुम्हें इसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, मुझे पता है कि तुमने पहले कभी नहीं दिया, और तुम फेंट भी मत होना, क्योंकि अगर इस टाइम तुम फेंट हो गई तो ये सर्टेनली मर जाएगा। हाना उसकी वुंड को देखकर एकदम से परेशान हो गई और उसने बाहर जाके वॉमिट करी। तो डॉक्टर सडाओ ने कहा कि चलो अच्छा है, ये एम्प्टी स्टमक हो जाएगी और अच्छे से हेल्प कर पाएगी। तभी डॉक्टर सडाओ को गुस्सा आया कि वो अपनी वाइफ के पास जा भी नहीं सकते, उसे कंफर्ट भी नहीं कर सकते, और उन्होंने उसे थोड़ा सा रफली हैंडल करना शुरू कर दिया और वो हल्का हल्का मौन करने लगा। तो उन्होंने गुस्से से कहा कि जितना मौन करना है तुझे कर ले। और तभी हाना एंटर हुई जो कि बहुत फर्म लग रही थी और उसने सडाओ से कहा कि एनेस्थीसिया कहाँ पर है मुझे बताओ। तो सडाओ ने चिन से इशारा करके उसे बताया और उसे सिखाया कि कैसे एनेस्थीसिया देते हैं। उसके बाद जब वो उस पेशेंट के, उस अमेरिकन पर्सन के पास थी, तो उसे ध्यान आया कि कैसे उसने किस्से सुने थे टॉर्चर के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ किया जाता था, और उसका ध्यान उसके नेक पे रेड स्कार्स की तरफ गया, उसके ईयर्स के नीचे। उसे जनरल टकीमा का ध्यान आया जो अपने घर पर अपनी वाइफ को बुरी तरीके से मारता था। तो उसने सोचा कि वो इन अननोन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, अपने एनिमीज को कितनी बुरी तरीके से ट्रीट करता होगा। और दूसरी तरफ डॉक्टर सडाओ अपने ऑपरेशन में लगे हुए थे और उन्हें कुछ हार्ड मेटल मिला किडनी के पास, और उन्हें ध्यान आया कि कैसे उनके अमेरिकन प्रोफेसर उन्हें बताते थे कि अगर आपको ह्यूमन बॉडी की कंप्लीट नॉलेज नहीं है एज अ सर्जन, तो ये आपके लिए एक कार्डिनल सिन है। आप एक तरीके से एक मर्डर ही करने जा रहे हो विदाउट कंप्लीट नॉलेज। डॉक्टर सडाओ अपने पेशेंट से बातें कर रहे थे, बिल्कुल एब्जॉर्ब होकर उस ऑपरेशन में, और उसे माय फ्रेंड करके एड्रेस कर रहे थे। और उन्हें याद नहीं रहा कि ये उनका फ्रेंड नहीं, उनका एनिमी था, एक अमेरिकन पर्सन था। उसके बाद वो ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया और कुछ इंजेक्शंस लगाने के बाद डॉक्टर सडाओ ने नर्व चेक की और बताया कि ये जिएगा। मेरी विल के खिलाफ, मेरे थॉट्स के खिलाफ ये बंदा जिएगा। और उसके बाद हाना ने खुद उसे सर्व किया। जैसे जैसे उसका रिकवरी टाइम चल रहा था, वो बंदा एकदम घबरा गया जब उसने फर्स्ट टाइम हाना को देखा, पर हाना ने बहुत कंफर्ट करते हुए उसे अपने हाथ से खाना खिलाया, जो उसने बड़ी अनविलिंगली खाया, पर खा लिया। उस अमेरिकन पर्सन ने देखा कि हाना इंग्लिश में बात कर रही है, तो हाना ने उसे बताया कि मैं अमेरिका में रह चुकी हूँ। उसने डॉक्टर सडाओ से पूछा कि आप मेरा क्या करोगे, क्या आप मुझे पुलिस को दे दोगे? तो डॉक्टर सडाओ ने कहा कि मुझे खुद को नहीं पता मैं तुम्हारा क्या करूँगा, और तुम मुझसे ज़्यादा बातें मत करो, यहाँ तक कि तुम मुझे अपना नाम भी मत बताओ जब तक मैं तुमसे पूछता नहीं। कुछ टाइम बाद हाना ने डॉक्टर सडाओ को बताया कि जो सारे सर्वेंट्स हैं वो बहुत अनहैप्पी हैं और घर छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप लोग इतना टाइम अमेरिका में रहकर अपने एनिमीज यानी कि अमेरिकन्स के प्रति प्यार डेवलप कर चुके हो। तो डॉक्टर सडाओ गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि मैं बस एक आदमी को मरता नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे ऑपरेट किया, पर मैं अभी भी अमेरिकन्स को अपना एनिमी मानता हूं। उन सर्वेंट्स की कर्टसी तो वैसे ही रही अपने मास्टर्स के प्रति, पर उनकी आइज डे बाय डे कोल्ड होती चली गई। एक मॉर्निंग जब वो ओल्ड गार्डनर फ्लावर्स ठीक कर रहा था, तो उसने कहा कि हमारे यंग मास्टर को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। उस ओल्ड गार्डनर ने सडाओ के फादर के टाइम से उनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉस गार्डन प्रिपेयर किया हुआ था, जिसे वो बहुत अच्छे से और ध्यान से रखता था, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट था पूरे जापान में। तो इसे सुनकर जो कुक थी उसने कहा कि हमारे मास्टर को इतनी अच्छी लगती है लाइफ सेव करनी
कि वो देखते नहीं कि वो किसकी लाइफ सेव कर रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने एक एनिमी की लाइफ सेव कर ली। और साथ ही यूमी खड़ी थी तो उसने कहा कि मुझे तो बच्चों की चिंता है। ये चीज उन तीनों ने इंटेंशनली हाना के सामने कही ताकि उसके कानों में ये बातें पड़ती रहें, और कहीं ना कहीं हाना को भी पता था कि ये सब बातें सच हैं। हाना को कभी भी वो प्रिजनर पसंद नहीं था, यहां तक कि वो उसे प्रिजनर ही सोचती थी अपने मन में, पर वो कर्टसी सेक उसके लिए काम कर रही थी, उसे सर्व कर रही थी। और एक दिन उसने अपना नाम टॉम बताया हाना को, जो वो सुनना नहीं चाहती थी। और वहीं सडाओ ने एक लेटर टाइप किया जनरल को और उस इनकम्प्लीट लेटर को अपने सीक्रेट ड्रॉर में रख दिया। डॉक्टर सडाओ रेगुलर विजिट्स पे कर रहे थे उस अमेरिकन मैन को जो अब उनका पेशेंट था, और उन्होंने लास्ट स्टिचेस भी निकाल दिए थे। उन्होंने कहा कि लगभग एक 4th नाइट में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसके बाद 7th डे पे 2 स्ट्रेंज चीजें हुई। सबसे पहला कि उस मॉर्निंग जो सर्वेंट्स थे उन्होंने अपना सारा सामान स्क्वायर हैंकरचीफ्स में पैक करके उस घर को छोड़ने का डिसाइड किया। वो सब रो रहे थे क्योंकि जो कुक थी और ओल्ड गार्डनर था उन्होंने सडाओ के फादर को सर्व किया था, और सडाओ तब एक बच्चा था। वो तब से इन लोगों के लिए काम कर रहे थे, और यूमी बच्चों की वजह से रो रही थी। हाना एक मिस्ट्रेस की तरह बहुत फर्म थी, उसने अपने फेस पर बिल्कुल भी शो नहीं होने दिया कि उसे इन चीज़ों से फर्क पड़ रहा है। हाना ने ब्रेकफास्ट बनाया और सडाओ ने बच्चों के साथ हेल्प करवाई। और ब्रेकफास्ट करते हुए हाना ने कहा कि क्या हमें सच्ची नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत, यहाँ तक कि इन सर्वेंट्स को भी पता है। तो डॉक्टर सडाओ ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद डॉक्टर सडाओ उस पेशेंट के रूम में गए और उसे कहा कि आज तुम 5 मिनट्स के लिए खड़े होगे और कल 10 मिनट्स के लिए, और तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करनी है। दूसरी स्ट्रेंज थिंग उस आफ्टरनून हुई जब एक ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म में उनके पास आया। हाना बाहर गार्डन में थी तो वो उस ऑफिसर को देखकर इतना डर गई कि वो दौड़ते हुए अंदर गई। उस ऑफिसर ने हाना को फॉलो किया और डॉक्टर सडाओ अपनी स्टडी में बैठकर बुक रीड कर रहे थे। हाना ने डरकर उस ऑफिसर की तरफ पॉइंट किया तो उस ऑफिसर ने कहा कि ओल्ड जनरल की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर आपको हमारे साथ आना होगा पैलेस में। तो हाना ने कहा बस यही? तो उस ऑफिसर ने गुस्से से कहा कि बस यही क्या होता है, ओल्ड जनरल बहुत बीमार हैं। तो हाना ने अपोलोजाइज किया और डॉक्टर सडाओ उस ऑफिसर के साथ पैलेस चले गए। नेक्स्ट सीन में जनरल डॉक्टर सडाओ से बोलते हैं कि ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने खुद अपनी एक डिग्री प्रिंसटन से ली है। वो कहते हैं कि तुम इतने स्किलफुल हो सडाओ कि तुम किसी की भी लाइफ बचा सकते हो, और यही एक रीजन है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता। क्योंकि अगर कहीं ये बात आउट हुई और तुम पकड़े गए और तुम्हें सेंटेंस टू डेथ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुमने मुझे बताया है कि मैं एक और ऐसा अटैक झेल सकता हूं। तो डॉक्टर सडाओ बोलते हैं नॉट मोर देन 1। तो जनरल बोलते हैं कि फिर मेरे ऑपरेशन का क्या होगा अगर तुम्हें किसी ने अरेस्ट कर लिया? तो सडाओ बोलते हैं कि और बहुत सारे सर्जन्स हैं यहाँ पर। तो जनरल कहते हैं कि आई ट्रस्ट नन, क्योंकि उन सब ने जर्मनी से अपनी ट्रेनिंग्स की है, और जर्मनी में ऑपरेशन सक्सेसफुल तब भी माना जाता है जब पेशेंट मर जाता है। ये इतने रूथलेस हैं, इतने रूड हैं जर्मन्स। जनरल के हिसाब से अमेरिकन सेंटिमेंट्स को जर्मन रूथलेसनेस के साथ मिला देना चाहिए। वो ये नहीं चाहते कि ऐसा एक्सपेरिमेंट उन पर हो। बात बात में जनरल बताते हैं कि उनके पास उनके प्राइवेट असैसिन्स हैं, क्यों ना उस रात वो उस अमेरिकन पेशेंट के पास उन असैसिन्स को भेजकर उसकी बॉडी को वहां से उठवा लें और किसी को कुछ पता भी ना चले। तो डॉक्टर सडाओ इस बात पर एग्री करते हैं और हाना का सोचते हैं और कहते हैं कि ये बेस्ट वे रहेगा। उसके बाद डॉक्टर सडाओ घर के लिए निकल जाते हैं और घर जाकर वो उस अमेरिकन पेशेंट को देखते हैं तो वो खुद उठकर गार्डन में जाने वाला होता है। तो डॉक्टर सडाओ कहते हैं कि तुमने किसकी परमिशन ली गार्डन में जाने की? तो वो हंसकर बोलता है कि आई एम नॉट यूज्ड टू परमिशंस, और वो डॉक्टर को अपनी वुंड दिखाता है और कहता है कि यहाँ पर हल्का सा स्ट्रेच है। तो डॉक्टर सडाओ सब कुछ भूल कर उस वुंड को ही देखने लगते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं काम आई तो थोड़ी सी मसाज काम आएगी और सब ठीक हो जाएगा। उस रात वो बिल्कुल इम्पेशेंटली वेट करते हैं उन असैसिन्स का
कि वो आए और उसे खत्म करके वहां से चले जाएं। पर 3 रातों तक कुछ नहीं होता, बल्कि डे बाय डे वो अमेरिकन स्ट्रॉन्गर होता चला जाता है। डॉक्टर सडाओ की नाइट्स बहुत रेस्टलेस गुजरती हैं और यहां तक कि 3rd नाइट पे इतनी तेज आवाज आती है बाहर से कि हाना उठ जाती है और उसके उठने से बेबी भी रोने लगता है और डॉक्टर सडाओ हाना का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहीं नहीं जाने देते और उनके फियर को देखकर वो खुद डर जाती है और वो डॉक्टर सडाओ और बेबी तीनों सो जाते हैं। तो 4th डे डॉक्टर सडाओ उस बंदे से बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी बोट पर इस अमेरिकन बंदे को एक पास वाले आइलैंड पे भेज दूंगा जिस पर कोई नहीं रहता, फूड के साथ और एक्स्ट्रा क्लोथिंग के साथ, और वहां से अक्सर कोरियन फिशिंग बोट्स पास करती हैं और वो उस पर चढ़कर वहां से चला जाएगा। डॉक्टर सडाओ उस शाम तक उस अमेरिकन पर्सन के पास नहीं गए और उन्होंने सारे एसेंशियल्स सीक्रेटली इकट्ठा किए, जैसे कि खाना और क्लोथिंग, और 2 क्विल्ट्स के साथ अपनी खुद की बोट प्रिपेयर कर दी। उन्होंने हाना तक को नहीं बताया कि उनका प्लान क्या है और जब वो शाम को घर गए तो उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो काम करके आ रहे हैं। उस दिन मून भी नहीं था तो उन्होंने अपना सारा काम बिना फ्लैशलाइट के डार्क में किया। हाना ने बताया कि यूमी आज घर आई थी पर उसने कुछ भी नहीं खाया, वो बहुत रो रही थी और वो बेबी को मिस करती है। तो डॉक्टर सडाओ ने कहा कि डरने की बात नहीं है, ये सारे सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे जैसे ही वो फॉरेनर यहां से चला जाएगा। उसके बाद उन्होंने उस अमेरिकन की पल्स चेक की, उसकी हार्ट बीट देखी और उसकी वुंड को एक बार एग्जामिन किया। तो उस अमेरिकन ने बोला कि आई थिंक डॉक्टर यू आर अगेन सेविंग माई लाइफ। तो सडाओ ने कहा कि मैं किसी की लाइफ नहीं सेव कर रहा, तुम मेरे लिए एक लायबिलिटी हो, इसलिए मैं यहां से तुम्हारे जाने की तैयारी कर रहा हूं। काफी सोचने के बाद डॉक्टर सडाओ ने उसे एक फ्लैशलाइट दी और कहा कि अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए तो सुबह हॉरिजॉन के टाइम इसे 2 बार फ्लैश करना, इसे रात में यूज मत करना क्योंकि तुम दिख जाओगे, और उस आइलैंड पे तुम बहुत सारे फ्रेश वाटर फिशेस पकड़ सकते हो पर उसे कच्चा ही खाना, वहां पर आग मत जलाना। डॉक्टर सडाओ ने उस अमेरिकन प्रिजनर को अपने जापानीज क्लोथ्स पहना दिए और उसके ब्लॉन्ड हेड को एक ब्लैक क्लॉथ से ढक दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि उसने 2 या 3 बार फ्लैशलाइट का यूज किया बोट तक जाने के लिए और उसके बाद कंप्लीट डार्कनेस थी। उस रात डॉक्टर सडाओ अच्छे से सोए। उसके बाद ऑथर हमें सीधा जनरल के पास ले जाते हैं जिनका ऑपरेशन डॉक्टर सडाओ ने 1 वीक पहले किया होता है। पहले तो उनकी हालत काफी क्रिटिकल थी, पर फिर उन्होंने एक डीप ब्रेथ ली और खाना मांगना शुरू किया और रिकवर होने लगे। सडाओ उनको बताते हैं कि वो प्रिजनर एस्केप कर गया और उन्हें ध्यान आता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था असैसिन्स भेजने का, पर मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। जनरल डर जाते हैं और सडाओ से कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर है एनिमी को लेके या लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म है। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था खुद को, अपनी हेल्थ को लेकर, और मैं असैसिन्स भेजने भूल गया। तो सडाओ अचानक से महसूस करता है कि ये जनरल तो मेरे पाम के अंडर है और खुद को सेफ महसूस करता है। उसके बाद वो जनरल से बोलता है कि योर एक्सेलेंसी, मुझे पता है आपके पैट्रियोटिज्म के बारे में, आपके ज़ील के बारे में उस एनिमी के अगेंस्ट, और ये बात यही रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगी। तो जनरल कहते हैं कि तुम बहुत ही काइंड पर्सन हो और तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा इस चीज का। उस शाम जब डॉक्टर सडाओ घर जाते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिल जाता है। उन्हें कोई फ्लैश नहीं देखने को मिलती अपने उस प्रिजनर से, यानी कि वो वहां से कोरियन बोट लेके जा चुका है, वो फ्री है। उसके बाद जब वो सी की तरफ देख रहे होते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि अचानक से उनके सामने सारे अमेरिकन्स के चेहरे आने लगते हैं जिनके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया होता है अपने यूथ में। वो प्रोफेसर जिनके यहाँ हाना उन्हें पहली बार मिली थी, वो लैंड लेडी जिसने उनका ध्यान रखा था एक बार कोल्ड में और जिसने उन्हें अमेरिका में घर में रहने को दिया था जहां पर कोई भी जापानीज को रहने नहीं देता था। क्यों? क्योंकि जापानीज खुद को सुपीरियर मानते थे अमेरिकन से, तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी ईगोस के बीच में। उन्हें उस एनाटॉमी के प्रोफेसर की याद आती है जिन्होंने उन्हें सिखाया था कि कैसे नाइफ के साथ आपको बहुत ज्यादा काइंड रहना है, और आखिर में उन्हें उस अमेरिकन सेलर की उस
प्रिजनर की शक्ल ध्यान आती है जिसे उन्होंने ट्रीट किया और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्यों मैं इसे मार नहीं पाया। और इसी के साथ ये चैप्टर यहां पे खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसी तरीके के वीडियोस मैं लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ब्यूटीफुल एंड पेशेंट ऑडियंस और मिलेंगे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।